ऐसा रिजल्ट आया था, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। एक कीवर्ड से, वो मेथड ही ऐसा है। गलत लिखने से अच्छा है मत लिखो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तान्या एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द 10th क्लास स्टूडेंट्स जिनके अभी बोर्ड्स चल रहे हैं या जो बोर्ड्स देने वाले हैं। मैं जेन्युइनली सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड अपने गैप डेज में ही होती थी कि मैं अभी सिलेबस पूरा करूं, मतलब जो टॉपिक मैंने कभी छुआ भी नहीं है क्या मैं उसको अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करूं या मैं सैम्पल पेपर लगाऊं ताकि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम की आदत बन जाए। एज अ स्टूडेंट जिसके 10th क्लास में ऐसा रिजल्ट आया था, आई एम जस्ट हेयर टू शेयर सम टिप्स टू स्टडी इफेक्टिवली इवन इन द गैप डेज। मैथ्स का बोर्ड आई थिंक अभी देर आर minimum 20 days, so you can still complete your syllabus because I did complete geography in like 8 or 10 days. So we'll go like, पहले मैं हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी and then end में something that goes for all the subject like paper presentation tips, पेपर लिखते टाइम क्या दिमाग में रहना चाहिए, all of that. तो मैथ्स में इफ़ यू आर इन द मतलब गैप डेज में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सॉल्व सैम्पल पेपर्स। ओके, लाइक अभी बैठोगे ना एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को करने, नहीं होगा। इन 2-3 दिन बचे हैं तो बस सैम्पल पेपर सॉल्व करो ताकि तुम्हें एटलीस्ट आइडिया तो हो जाए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर सैम्पल पेपर से बोर्ड की भी तैयारी हो रही है एंड ऑल्सो यू आर एबल टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, लाइक जो तुम्हारा वीक सेक्शन है वो अपने आप पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यू नो कि हाँ, आई हैव एवरीथिंग क्लियर, आई जस्ट हैव सम मिस्टेक्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पूरा एनसीईआरटी करने नहीं बैठना है। फिज़िक्स में सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके, ऑलवेज, मतलब बुक के अंदर जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करो उन्हें। कोई भी रेफरेंस बुक इज सेकेंडरी। 10th में तो यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी फर्स्ट। बायोलॉजी में मैं तो सब कुछ मतलब डायग्राम बना बना के ड्रॉ करती थी, मेरे को बस देख के समझ आ जाता था कि क्या है, अपने खुद के नोट्स बनाने होते थे पढ़ते पढ़ते। सो आई ऑलवेज स्टिक टू डायग्राम्स, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी। उसमें हर एक चीज़ को मैं किसी सिंबल से सिग्निफाई करती थी, हाँ यहाँ पे ये वेन है, वहाँ पे वो वेन है। पढ़ते टाइम मैं एनाग्राम्स बहुत यूज़ करती थी। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे बिकॉज वो मेथड ही ऐसा है। फॉर मी, वेना कावा, लॉन्गेस्ट वेन, हाउ डू आई नो दिस? वेना वी एंड लॉन्गेस्ट वेन वी। आयोटा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी। आई गेव मीनिंग टू दैट टॉपिक। केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, क्योंकि उसमें रिएक्शन बहुत तरह तरह के होते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल ही याद करनी है 20-30 एलिमेंट्स तक। तुम्हें बैलेंसिंग भी आ जाएगी, इक्वेशन लिखना आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, यू कैन राइट द पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर दैट एंड उसके भी मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स में इफ़ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, जैसे फॉर एग्जांपल लेंस या मिरर पे आते हैं बहुत सवाल, तो इफ़ यू ड्रॉ द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा सा डायग्राम बना दो, पेंसिल से ड्रॉ करो उस पर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे टू स्कोर मार्क्स। टॉपर्स भी देखते हैं फ्रॉम 98, 99 to 100, कोई गलती नहीं छोड़नी होती, तो वो अपने हर क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूर बना के आते हैं। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेनली फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी। देन वी हैव SST। हिस्ट्री मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान थी बिकॉज ऑब्वियसली आई यूज टू लर्न इट की स्टोरी चल रही है बढ़िया। छोटी छोटी डिटेल्स होती है उसके अंदर, कौन कब मरा, कौन कहाँ गया, कौन किससे लड़ रहा था, ये सब याद करने में दिक्कत होती है। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि लॉर्ड बायरन कब मरा था, क्यों मरा था। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड, तो अगर तुम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखोगे, जो टीचर तुम्हारा चेक कर रहा है पेपर, उसे लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छे से चैप्टर को असेस किया है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम्हें कोई ईयर, कोई किसी का नाम याद नहीं आता है, गलत लिखने से अच्छा है मत लिखो। ऐसे अपने पेपर को आप गलतियों से भी बचा सकते हो। एंड देन वी हैव ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मुझे कभी पसंद नहीं आती थी। स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होते थे, उससे 2 दिन पहले ज्योग्राफी की बुक निकाल के थोड़ा मोड़ा जितना समझ आया बस। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आई वॉज नॉट कम्प्लीटेड विद माई ज्योग्राफी सिलेबस टिल माई लास्ट 2 or 3 days। जितना हो रहा है, जितना घुस रहा है दिमाग में, घुसा लो बस। हर आंसर को, हर एक टॉपिक को गिव 1 कीवर्ड। बेस्ट टेक्निक दैट यू कैन यूज इन SST, ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिससे तुम्हें बाकी का पूरा आंसर याद आ जाए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा आंसर रट के जा रहे हैं एंड वर्ड बाय वर्ड यू कैन राइट। नो, यू कांट रियली डू दैट। अच्छा, यू नो, राइट इन योर ओन वे, बट जस्ट मेंशन द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ ईच क्वेश्चन। उन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही तुम्हें मार्क्स मिलते हैं।
नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इंग्लिश। सो इंग्लिश में मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी टाइम मैनेज करना। हाँ, मेरा पेपर उन 3 घंटों में ख़त्म हो भी जाएगा। मैंने अपना बोर्ड का पेपर भी मतलब ऐसे एंड मोमेंट तक, जब तक वो टीचर मेरे टेबल पे आ नहीं गया था तब तक लिख ही रही थी। इट इज़ नॉट वेरी ऑर्गेनाइज। मतलब आपको अपना पेपर ख़त्म करने पहले ही कर लेना चाहिए ताकि उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। स्पेलिंग एरर, ओ आई स्किप्ड दिस क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। क्वेश्चन 31 के बाद सीधा 33 32 गायब हो जाता है। तो इंग्लिश के पेपर में सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड मेक श्योर आपका पेपर 2 आवर्स 30, 2 आवर्स 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। उससे ज़्यादा नहीं लेना है। वी नीड टाइम टू रिवाइज द पेपर। When you're revising your paper after you have completed it, आप एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचो कि जब एग्जामिनर आपका पेपर खोलेगा तो विल ही और शी बी सेटिस्फाइड? हैव यू रिटन विद योर बेस्ट हैंड राइटिंग, विद योर बेस्ट पॉइंटर्स एंड एवरीथिंग, गुड हेडिंग्स, लाइक सब कुछ मार्क्ड है कि 31 का ए? हैव यू नेम्ड योर MCQs करेक्टली? ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है? इन सब में ही बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से ही बहुत बच्चों का 100 से 95, 94, 93 हो जाता है। राइट ऑल द फैक्ट्स, डू ऑल द कैलकुलेशन ऑन द पेपर इटसेल्फ। कहीं पीछे इधर उधर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, मेक अ कॉलम, ऑर्गेनाइज करो, उसको लिखो रफ। मैथ्स में हो तो मैथ्स में कैलकुलेशन वहाँ पे करो साइड बाय साइड ही, ताकि वहीं से सीधे यहाँ लिखो। आधी प्रॉब्लम पता है मैथ्स में कहाँ होती है? आंसर शीट के पीछे कर रहे हैं रफ वर्क, यहाँ पे आंसर आया 342, यहाँ आते आते 324 हो गया आंसर। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद भी किया है ये मिस्टेक। वन ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय 10th के बच्चे कि क्या अगर हमारे प्री बोर्ड में गंदे नंबर आए हैं तो इसका मतलब है हमारे बोर्ड में भी गंदे नंबर आएंगे? नहीं, मेरे प्री बोर्ड में अराउंड 90 आए थे एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 95 तो लेके ही चलना है हर प्री मिड टर्म पोस्ट मिड टर्म, बट आई गॉट 90। तो ये चीज़ ना कोई भी स्कूल तुम्हें नहीं बताएगा। वो प्री बोर्ड जानबूझ के मुश्किल ही देंगे ताकि तुम प्रिपेयर हो जाओ। गंदी चेकिंग करेंगे, बहुत गंदी। मतलब तुम अगर एक 5 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिखा है और डायग्राम भी दे आए हो, बस एक एंड में जाते जाते कैलकुलेशन करते हो कि वो 3 नंबर काट लेंगे। दे डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट दोज मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम। सो इट्स ऑल फॉर योर बेटरमेंट ओनली। तो अपने प्री बोर्ड के मार्क्स पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। बोर्ड में बहुत लीनियंट चेकिंग होती है। जब तक तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से मार्क्ड है, जब तक तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर हैं, जब तक तुम्हारी राइटिंग रीडेबल है। इट्स नॉट अबाउट कि सब कुछ सुंदर करके आना है, हाईलाइटर चला के आना है। अलाउड भी नहीं है आई थिंक उतना, बट प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लिख के समझ आ जाना चाहिए पहली बार में। कि वहाँ पे खिचड़ी मत मार के आना, ठीक है? यू हैव पेड फॉर इट। आराम से सप्लीमेंट्स लो, भर भर के जितना चाहिए उतना लो, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। स्प्रेड करके लिखो, पूरा डायग्राम बनाओ, पेज छोटी सी जगह पे कुछ घुसाने की कोशिश मत करो। बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले आई वॉज लाइक वेरी स्टिक टू अ टाइम टेबल, अ रूटीन दैट आई फॉलोड लाइक वेरी स्ट्रिक्टली कि हाँ, मुझे एक हफ्ते में एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के एक सैम्पल पेपर तो लगा लेने हैं। गैप डेज में हर दिन एक सैम्पल पेपर तो सॉल्व करना ही करना है। CBSE ने जो सैम्पल पेपर दिए हैं वो, स्कूल की तरफ से भी आते हैं सैम्पल पेपर। PYQs इसलिए मत करो कि वाह ये क्वेश्चन पिछले साल आया था तो इस साल भी एकदम डुप्लीकेट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। PYQs आर टू गिव यू द जिस्ट कि हाँ, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। आ जाता है कभी कभी। CBSE को अपने क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज करने में बहुत मज़ा आता है। तो कोई भी क्वेश्चन रट के मत जाना कि हाँ इसका आंसर मुझे याद है 14.726। वही क्वेश्चन आ जाएगा, वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देंगे, तुम वही टेप के आ जाओगे जो तुम याद करके आए थे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूनिट्स को अंडरलाइन करो कि हाँ ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे ये मीटर में है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के पेपर में, क्योंकि मैथ्स के पेपर में कोई थ्योरी है ही नहीं। आई एम नाउ इन 11th एंड आई हैव टेकन PCM विद कंप्यूटर साइंस। तो अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए दैट ओके आई वांट टू गो फॉर कॉमर्स, आई वांट टू गो फॉर आर्ट्स मे बी, और मे बी आई जस्ट वांट टू गो फॉर मेडिकल। मैं बता रही हूँ, एक बच्चा जो मेरे साथ था 10th में, उसके 10th में आए 85% एंड आई गॉट 98% इन 10th। 11th में जब हम हैं, दोनों PCM ही हैं, तो दोनों आर बैक एट 0 कि 9th और 11th आर मोर डिफिकल्ट देन 10th एंड 12th। 10th और 12th में थोड़ा माहौल बस बना रहता है कि बहुत मुश्किल है,
बहुत, क्योंकि दूसरे सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसी में ही हल्ला मच रहा है कि दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आएगा पेपर। बहुत लीनियंट चेकिंग होती है, बिकॉज मुझे पता है ना, मैंने अपना SST का पेपर कैसे दिया था। मतलब एक ही रीज़न हो सकता है कि मेरे SST में भी अच्छे मार्क्स आ गए, बिकॉज इट वॉज सच अ लीनियंट चेकिंग एंड बिकॉज आई अटेम्प्टेड एवरीथिंग। डोंट मिस अ क्वेश्चन, दैट इज़ द डम्बेस्ट थिंग यू विल डू। बच्चे ये गलती करते हैं कि बोर्ड्स हो गए एंड नाउ विल जस्ट चिल। थोड़ा सा बनता है, टेक ब्रेक, बट यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं और भी टिप्स दूँगी। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।